सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अ लिटिल अबाउट स्पेक्ट्रा। इन स्पेक्ट्रा सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की। जब आप व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं एंड व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है एंड इट गिव्स यू अ पैटर्न कॉल्ड विब्ग्योर। ठीक है, ये विब्ग्योर एक कॉन्टिन्यू पैटर्न है। जहां पर वॉयलेट खत्म होता है वहां इंडिगो स्टार्ट होता है, बट यू विल नॉट कम टू नो बिकॉज कलर्स विल बी सो मर्ज होंगे एक दूसरे में। रेनबो अगर आप देखते हैं तो रेनबो में यूजुअली आपको 3 या 4 कलर ही नजर आते हैं, 7 के 7 ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि ऑरेंज येलो एंड रेड मिक्स हो रहा होता है। ब्लू इंडिगो ब्लू, जो वायलेट इंडिगो ब्लू है ये मिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, आपको ग्रीन अलग से अपीयर होता है, रेड अलग से अपीयर होता है, ब्लू अलग से अपीयर होता है। ये 3 कलर मेनली आपको दूर से दिखते हैं ना, 3 या 4 मैक्सिमम रेंज दिखती है, बट दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सेकेंड थिंग इज, अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है। स्पेक्ट्रा आर ऑफ 2 टाइप। पहला टाइप है एमिशन एंड दूसरा टाइप है एब्जॉर्प्शन। हमें सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, वी डोंट डू इट इन डिटेल। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि समटाइम इफ एनीवन टॉक्स टू यू अबाउट एमिशन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसके बिना आप बोहर्स मॉडल के आगे जो इक्वेशंस है वो यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को समझिएगा आप। ठीक है, इस समय ये वाला जो स्पेक्ट्रा है ये कौन सा दिख रहा है आपको? लाइट इज एमिटिंग, ये व्हाइट लाइट किसी सोर्स से आई, ठीक है, सपोज सन से ये लाइट आती है और सीधा सीधा आपने उसको विब्ग्योर से पास कर दिया, प्रिज्म से पास कर दिया, विब्ग्योर ऑब्टेन कर दिया। तो आपने कौन सी लाइट स्टडी की है? एमिटेड रेडिएशन। तो ऐसे स्पेक्ट्रा को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा है? एमिशन स्पेक्ट्रा कम्स, दिस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कम्स अंडर एमिशन। मतलब एमिशन के 2 टाइप होते हैं, एक तो लिखिए कॉन्टिन्यूअस और एक लिखिए लाइन स्पेक्ट्रा। चलिए ठीक है, आपने कॉन्टिन्यूअस तो समझ लिया। अब हम लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? कोई एमिटिंग सब्सटेंस जो सन नहीं है, कोई और एमिटिंग सब्सटेंस जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ बर्न हो रहा है। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल या सोडियम का कोई कंपाउंड NaCl। जब आप सोडियम मेटल या उसके किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बर्न होता है, इट बर्न्स विद येलो लाइट। ठीक है, NaCl या Na सोडियम मेटल, इसको अगर आप बर्न करते हैं इट बर्न्स विद येलो लाइट। येलो लाइट के साथ बर्न होता है। जैसे जो ब्यूटेन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो ब्लू कलर में बर्न होती है। सबकी अपनी अपनी एनर्जी है बर्न करने की। तो सोडियम के सभी कंपाउंड्स येलो टोन में बर्न होते हैं। अगर ये जो लाइट, इस समय सपोज एक सब्सटेंस जल रहा है और उसमें से रेडिएशन निकल रही है या लाइट रेज निकल रही है, ये NaCl, ये वाला रेडिएशन आपने लिया एंड यू पास थ्रू प्रिज्म ताकि ये अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाए। फाइनली यहाँ से 2 रेडिएशन आती है या 2 वेवलेंथ आती है जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बैंड देती है। ये जो पूरा स्पेक्ट्रोग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे वही स्पेक्ट्रोग्राम 2 बैंड दे रहा है लाइन के। सो 2 लाइन बैंड्स। और कौन से रीजन में दे रहा है? इन येलो रीजन। म्यूनिसिपल स्पेक्ट्रा के येलो रीजन में ये 2 लाइन दिखा रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ होती है 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। ये भी लिख सकते हैं 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन राइट। ओके, सो सोडियम मेटल और इट्स कंपाउंड व्हेन यू बर्न, ठीक है, दैट हीट विच इज कमिंग आउट ऑफ दैट यू पास इट थ्रू द प्रिज्म। सो फाइनली प्रिज्म में से निकलने वाली जो रेडिएशन है, जो लाइट है, वो कंपोनेंट्स में है, वो सिंपल कंपोनेंट्स में है। एंड सिंपल कंपोनेंट जब आप ग्राफ पे ऑब्टेन करते हैं देन यू गेट 2 येलो कलर लाइन्स whose this wavelength are 589 and 589.6 नैनोमीटर। इस समय ये कौन सा स्पेक्ट्रा है? कौन सी लाइट आपने स्टडी की है? एमिटिंग। दिस लाइट इज ऑल्सो एमिटिंग, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। बट एमिशन में कौन सा टाइप हुआ? ये लाइन, बिकॉज इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस।
ठीक है, नाउ विल कम टू सेकंड टाइप, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नाउ विल कम टू दिस। एब्जॉर्प्शन के लिए फिर से मैं NaCl ही ले रही हूँ। ठीक है, NaCl अगर उस हीट के साथ बर्न कर रहा है, इसका रीजन ना हम बाद में निकालेंगे कि क्या होता है। अभी आप एब्जॉर्प्शन को समझो। एक ट्यूब लिया आपने, उसमें NaCl का कंपाउंड ले लिया एक्वस फॉर्म में, मोल्टन और एक्वस, NaCl ले लिया। अब यहाँ से आपने व्हाइट लाइट दिया, ठीक है, व्हाइट लाइट दे दिया। व्हाइट लाइट इसके अंदर से पास होकर गया। जब व्हाइट लाइट यहाँ से पास हुआ, फाइनली आपने उसको प्रिज्म पर स्ट्राइक करवाया, आपके पास कंपोनेंट्स आए, आपने उनको ग्राफ पर लिया। ग्राफ पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो येलो रीजन है ना, वहां पर दो डार्क लाइन मिली, मतलब ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिला बिल्कुल आपको, एक कलरफुल स्पेक्ट्रा। ये मैंने जो कलर्स लिखे हैं सब दिख रहे थे, लेकिन येलो में यहाँ पर आपको दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिली, एंड दीज आर ब्लैक, मीन्स यहाँ पर येलो कलर नहीं है, बाकी सब जगह कलर है। तो यहाँ पर ये जो येलो कलर नहीं है और यहाँ पे ये जो येलो कलर है, अगर इन दोनों स्पेक्ट्रोग्राम को हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, दैट मेक्स अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या बनता है? एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक ही कंपाउंड को स्टडी किया ना हमने, उस कंपाउंड की एक नेचर है कि वो एनर्जी, जिस एनर्जी से वो इंटरेक्ट करता है, वो एनर्जी है 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर। जब आपने उसमें से रेडिएशन आती हुई देखी तो वो उसी रेडिएशन की थी, उसी वेवलेंथ की थी। जब आपने इसको पूरी लाइट दी, उसमें से इसने कुछ लाइट अपने पास रखी और बाकी वापस भेज दी, बाहर भेज दी। जो बाहर आई उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी मिस थी? येलो रीजन की, और वही रीजन की फ्रीक्वेंसी मिस थी जो वहां पर थी। इसका मतलब उस समय सोडियम वही वाली एनर्जी एमिट कर रहा था, इस समय सोडियम वही वाली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, लेकिन दोनों से एक चीज समझ आती है कि एनर्जी माइट बी एमिट और एब्जॉर्ब, बट दैट एनर्जी रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। उस कंपाउंड में पर्टिकुलर एटम्स हैं, उस एटम्स में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की तरफ लेकर जा रहा है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इतना हमें समझ आता है? क्लियर? एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे बोहर्स मॉडल। अब बात करते हैं बोहर्स मॉडल की। व्हाट बोहर सेज? बोहर सेज एटम इज अ थ्री डायमेंशनल, ऑफ कोर्स थ्री डायमेंशनल स्फीयर इन विच centrally placed nucleus is there. Around the nucleus there are different shells and each shell is concentric with the nucleus. Nucleus एक center है and जितनी भी shells हैं वो concentric है, right? Concentric, सबका center एक है। These shells are known as K, L, M, N and so on. सभी की सभी shells, ठीक है। इनमें जो शेल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 and so on. This shell, ये जो हमने मार्क किया है, इसको हम बोलते हैं शेल, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। Anything else? Stationary state. Stationary state, ये डिफरेंट नाम है एक उस पाथ के लिए जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है अराउंड द न्यूक्लियस। Now what is the next part said by Bohr? Bohr says that electrons will only be present in the shells whose energy is quantized, fixed. Electrons will only be present in those shells around the nucleus whose energy is quantized, fixed. Means do not change with time. Electron will keep on moving but energy change नहीं होगी, ठीक है।
So electrons are present only in those shells whose energy is quantized, or fixed. Okay, or fixed. Energy do not change with time. एंड इसको इस चीज से समझिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल में होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर शेल से बिलोंग करते हैं, उन सबकी एनर्जी वही है जो शेल की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की कोई अलग एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होगी जो उस शेल की एनर्जी है जिससे वो बिलोंग करते हैं। हाइपोथेटिकली एटम में बहुत सारी शेल्स होती हैं, हाइपोथेटिकली, थियोरेटिकली, ठीक है, थियोरेटिकली वी कंसीडर दैट देयर आर सो मेनी शेल्स इन एन एटम, बट ऑल आर many folds like this. Layers बिल्कुल folds होती है उनकी, but few are open which are in use, and those which are in use their energy is quantized. ठीक है, then the question comes, why did you say that this is a stationary state? Do you mean to say that electron living in this state will be stationary? Stationary means fixed, not moving. Does Bohr say this? No. Bohr says electron revolves around the nucleus in a fixed path, whose energy is also fixed. That's what we mean by calling stationary state. Stationary state हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उस state की energy fix है and it remains constant as the time passes. टाइम के साथ ये एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में हमने ये वर्ड पुट किया है स्टेशनरी, याद रहे, ठीक है। दिस इज वन, ओके। नाउ इट सेज, आपको पता है बोहर्स ने जो स्टडी किया था एटम, दैट वाज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों स्टडी किया? बिकॉज इट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम which is bit easier. I would not say this is easy to study. A bit easier compared to 2 electrons, 3 electrons which have not been studied. 2 इलेक्ट्रॉन पे जाते ही सिस्टम पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, like a web in front of you, which you cannot loosen up or correct. ऐसा वेब, हर चीज, हर इक्वेशन डाइवर्सिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही बात करेंगे, ठीक है बेटा। If electron in a particular state where it belongs, that is known as ground state, from there it wants to transit to the upper one level, तो upper level की जो एनर्जी होती है वो lower level से ज़्यादा होती है। When we go away and away from the nucleus, energy rises. इसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी राइजेस विद दी हाइट। तो अगर आप इसको ग्राउंड स्टेट मानेंगे, वी आर गोइंग ऑन मोर एंड मोर हाइट, देन ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। इस स्टेट की एक पर्टिकुलर एनर्जी है, आई सेड इट इज फिक्स्ड, तो एक फिक्स अमाउंट होगा, वी विल कम टू दैट, अभी आएंगे। उससे अगले वाले स्टेट का भी एक फिक्स अमाउंट होगा। अगर इस स्टेट का एक एक्स अमाउंट है और उस अमाउंट पे आने के लिए वहां पे वाई अमाउंट है, तो इसके पास एक्स तो है, इसको y चाहिए, तो y में से अगर x माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? चेंज इन एनर्जी। आर यू गेटिंग? x जो है उसके पास ऑलरेडी है, इसको चाहिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू y, तो y में से कुछ तो उसके पास है ना अभी, x, जो माइनस करके डिफरेंस आएगा, व्हाट इज दैट? डेल्टा ई, डेल ई, ये है डेल ई। जब इस इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेशन दिखाया होगा उस समय इसने ये जो चेंज है, ये जो चेंज इन एनर्जी है, इस एनर्जी के बराबर एनर्जी को गेन किया होगा। आर यू एग्री? एनर्जी गेन हुई होगी। एनर्जी जब गेन होती है तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। मतलब आपने इसको व्हाइट लाइट दी इस केमिकल को, इस केमिकल ने झट से एक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया। वो फ्रीक्वेंसी कहाँ गई? हर एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को यूज किया और नेक्स्ट शेल में चला। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, going to the higher shell, and when any electron goes to the higher shell it absorb energy, और वो जो स्पेक्ट्रा बाहर निकल कर आएगा उसमें पूरे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में कहीं कहीं फ्रीक्वेंसीज क्या होगी? मिस, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी तो एटम्स ने रख ली, तो बाहर जो आया उसमें वो फ्रीक्वेंसीज मिस होंगी। ऐसे स्पेक्ट्रा में क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। गेटिंग? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब हम आते हैं रिवर्स। अब जब ये ऊपर आ गया तो ये है उसकी एक्साइटेशन।
एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर के लिए रह सकता है? अब अपनी लाइफ से कंपेयर करो, लाइफ के कंपैरिजन में आप अपने रिलेटिव्स के घर कितने दिन रहते हैं, है ना? 1 डे 2 डे। तो इसके लाइफ स्पैन, एटम्स के लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग ये वहां पर अपनी एक्साइटेड शेल में फॉर फ्यू सेकेंड्स, लेस देन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, बहुत बहुत कम समय के लिए रहता है और वापस ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है। फिर से उसे ग्राउंड स्टेट पे आना है। जब वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा, अब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, इट वांट टू कम एट लोअर एनर्जी लेवल। जो डिफरेंस एनर्जी में है वो क्या करेगा? रिलीज, बाहर भेजेगा। तो पहली बार में जब वो ऊपर गया तो उसने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो एनर्जी अंदर जा रही है। और जब दूसरी बार ये वापस आ रहा था, उसने वही एनर्जी सेम डेल्टा ई बाहर भेजा। अब इस स्लाइड को अगर आप स्टडी करोगे, ये वही है जब NaCl बर्न हो रहा था, उसमें से खुद से हीट निकल रही थी। तो वो हीट जब आपने स्टडी की थी वो कुछ ऐसी ही। डेल्टा ई को आपने स्टडी किया, वो आपने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाली। यहाँ पर भी अगर आप स्टडी करोगे तो ये डेल्टा ई और ये डेल्टा ई दोनों सेम होंगे, बस फर्क कितना है। अब यहाँ इस वाले को एनालाइज करोगे अगर, तो यहाँ पता लगेगा ये कौन सा स्पेक्ट्रा है? एमिशन स्पेक्ट्रा, एंड अर्लियर वन वाज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके। नाउ वी कम टू Bohr's further postulate. It says that electrons remains in a shell. Shell's electronic energy is quantized and fixed, do not change with time. Then what is the energy? That energy, let's come to that energy of that shell, nth shell, any 1 2 3 4 5 any is equals to minus 2 pi square m(T)4 n square h square। इसमें से मैक्सिमम कांस्टेंट्स को आप जानते हैं। 2 पाई, पाई वैल्यू यू नो, m is mass of electron that you know, e is electronic charge that you know, h is Planck's constant. If every one constant of these, out of these every single constant you have put, then you would get a constant further. उस कांस्टेंट को आपने ओवरऑल क्या लिख दिया? R, Rydberg constant. It is called Rydberg constant. Rydberg constant. Read in book also, minus RH by n square. I will come very soon to this minus. Why we are putting this minus? Energy can never be minus, and why this minus sign is with it? इस पर भी अभी हम आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टेशनरी स्टेट से बनता था, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि ये माइनस कैसे आया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए। ये फॉर्मूला जो है वो हाइड्रोजन एटम का है। हाइड्रोजन एटम की nth शेल की एनर्जी ये, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही स्टडी किए। RH रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज लिखिए, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज लिखिए 2.18 into 10 power minus 18 joules per atom, और 1312 किलो जूल पर मोल। अगर एक एटम में स्टडी कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन के एटम में, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये है। अगर एक मोल एटम्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये। ठीक है, नेक्स्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। जूल में नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, डन। ओके, सो नेक्स्ट ये आपके पास आ गया En। ठीक है, अब इस En को आप लिखेंगे नंबर वाइज फॉर डिफरेंट स्टेट्स। लेट्स राइट फॉर E1 एंड E2 इन हाइड्रोजन केस। पहले लिखते हैं E1 एंड वी टेक दिस वन, कि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है कैलकुलेट करना। E1 लिखेंगे हम, एनर्जी ऑफ शेल नंबर 1 क्या होगा? RH 13.6 माइनस डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, कैलकुलेट करके बताएंगे। E2 कैलकुलेट करेंगे माइनस 13.6 बाय 2 स्क्वायर, कैलकुलेट करके बताएंगे। E3 होगा माइनस 13.6 बाय 3 स्क्वायर, कैलकुलेट करके बताएंगे। एटलीस्ट 3 शेल्स का तो कैलकुलेट करें। 4 शेल्स की मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली।
शेल नंबर 1, दिस फॉर्मूला इज मेंट फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में शेल नंबर 1 की एनर्जी ये है, शेल नंबर 2 की एनर्जी ये है, शेल नंबर 3 की एनर्जी ये है, शेल नंबर 4 की एनर्जी ये है, ठीक है। इफ एनी वन एटम वांट्स टू ग्रो फ्रॉम शेल नंबर 1 टू शेल नंबर 2, तो शेल नंबर 1 की एनर्जी है -13.6 एंड शेल नंबर 2 की एनर्जी है -3.4, सो व्हिच इज ग्रेटर, दिस वन। यहाँ एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी है, तो यहाँ पर माइनस फाइनल एनर्जी कौन सी है, -3.4, माइनस करेंगे -13.6, क्या डिफरेंस आएगा, प्लस में आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर आप देंगे तो ये एक्साइटेड होगा, अगर 10.1 दी तो नहीं चाहिए। ये जो हमारा कंसेप्ट है ना सोशली चल जाएगा, राउंड ऑफ मैथ्स, शॉपकीपर से शॉप से सामान ले रहे हैं, चलो भाई 102 की जगह 101 दे दो, that will work, here it will work, but in electronic concept it doesn't work. Quantize means quantize, and one more important thing, अगर आपने 10.2 की जगह एक्साइटेड में एक्स्ट्रा भी दे दी तो भी वर्क नहीं करेगा, वो वाली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसमें ये एनर्जी मिले। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एच, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, वो फ्रीक्वेंसी अगर वहाँ हुई जिसको वो यूज करके एनर्जी वही वाली एनर्जी ले सके तब ही वो काम में लेगा, अदरवाइज वो कोई और फ्रीक्वेंसी काम में नहीं ले सकता। अगर आपने कोई और फ्रीक्वेंसी दे दी जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी 10.3 आ रही है, 10.4 आ रही है, इट वॉन्ट वर्क। ये नहीं कि अरे वहां तक तो चला जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को छोड़ देगा, नहीं, इट कैन नॉट डू दैट, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा सेकंड शेल में जाने के बाद। So quantized, are you getting the meaning of quantized? A fixed discrete amount we need to have, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट व्हिच इट हैज सेड। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम हाइड्रोजन के लिए तो वर्क कर ही रहा था, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी वर्क करता है। व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक आयंस, जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन वो एटम नहीं आयन होंगे, क्योंकि एटम में तो 1 इलेक्ट्रॉन में एटम तो हाइड्रोजन ही है। हीलियम का अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हीलियम प्लस आता, लिथियम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अगर बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये तीनों की तीनों इस समय जो हमने लिखी है ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो कहाँ चेंज आएगा, लेट मी टेल यू चेंज, यहाँ पर आएगा Z स्क्वायर, Z इज एटॉमिक नंबर, तो यहाँ भी रहेगा वो Z। हाइड्रोजन के केस में Z क्या हो जाएगा, 1, atomic number is 1, in other cases it will increase। तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए, स्पीशीज के लिए ये एनर्जी लेवल्स निकाल रहे होंगे तो यहाँ Z स्क्वायर जरूर आएगा, डोंट फॉरगेट, ठीक है। तो अभी तो हमने एक सिंपल बात की है कि ये एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा। अब सेकंड शेल से वापस आएगा तो सेम एनर्जी देगा, सेकंड शेल से वापस फर्स्ट शेल में आएगा तो सेम एनर्जी देगा। अभी ये प्लस में आया, तब किस में आएगा, माइनस में। रीजन, द फाइनल स्टेट है -13.6, इनिशियली है -3.4, तो अब आ जाएगा माइनस का 10.2। आंसर भी रिमेन सेम, साइन चेंजेस, एनर्जी में साइन मैटर नहीं करता, साइन जस्ट टेल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। साइन सिर्फ इतना बताता है कि डायरेक्शन क्या है फ्लो की, अगर एनर्जी फ्लो करके सिस्टम के अंदर आ रही है तो प्लस, अगर एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है तो माइनस। यहाँ प्लस हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को बाहर से एब्जॉर्ब किया और सेकंड स्टेट में आया, तो गेन किया एनर्जी कहाँ से किया होगा, सराउंडिंग से तो किया होगा, या तो हमने प्रोवाइड की होगी एक्सपेरिमेंट के दौरान, सनलाइट दिया होगा, व्हाइट लाइट दिया होगा, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यू मस्ट हैव प्रोवाइडेड, ठीक है। और जब एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में ड्रॉप करेगा, उस समय वो एनर्जी उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो चाहे आप एब्जॉर्प्शन स्टडी करो चाहे आप एमिशन स्टडी करो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एनर्जी माइनस का मतलब है सिस्टम इज लूजिंग अप द एनर्जी, एटम इज लूजिंग अप द एनर्जी, दैट इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग अप द एनर्जी, ठीक है। तो अब एक सीधा सीधा फॉर्मूला करते हैं इसका, इस फॉर्मूला को यूज करके आई वांट टू नो the change in energy when excitation or dropping down takes place। जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर में या लोअर स्टेट से हायर पर आता है तो क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे।